तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग 3 से 12 जनवरी तक पॉलिटी का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेटजी समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम जो है पी वाई क्यूज़ देखेंगे। पी वाई क्यूज़ में हम इसका जो विश्लेषण है बेयर एक्ट के आधार पर कर लेंगे, जिससे कि आपको मतलब बेसिक समझ हो जाएगी। और जो लैंग्वेज संबंधी प्रॉब्लम आ रही है आपको, लैंग्वेज से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये हर सब्जेक्ट की ट्रिक्स अलग अलग हैं, तो हम जैसे ही समय के साथ साथ सारे ट्रिक्स को आपके साथ साझा करेंगे। और कुछ शॉर्ट नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा आपको। ये 50 से 60 पेज की पॉलिटी की शॉर्ट नोट्स होगी। और कुछ टॉपिक्स की मैं कल या परसों आपको भेज दूंगा, और बाद में जैसे ही कंप्लीट होता है मैं पूरा फाइल को कंपाइल करके आपके पास भेज दूंगा। और साथ में इसके टॉपिक वाइज लेक्चर भी लेना है, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और दोस्तों, कुछ लोगों का कहना था कि मतलब कि वो जब उन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ा या बेसिक नोट्स रिवाइज़ किया तो उनसे पीवाईक्यूज़ के कुछ क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। और मतलब उनको पता तो है, लेकिन उनको आधी अधूरी जानकारी है। फर्स्ट स्टेटमेंट पता है, सेकंड नहीं पता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सामान्य बात है। हम कंप्लीट नॉलेज नहीं ले पाएंगे। हमको इसमें एलिमिनेशन ट्रिक्स काम आने वाली हैं, और थोड़ा बहुत हमको वैल्यू एडिशन करना है कि जो मतलब आसपास जो चल रहा है करंट में। तो कभी कभी क्या होता है कि बेसिक क्वेश्चन जो है वो करंट से लिंक करके पूछ लिया जाता है। तो अभी तो हम केवल बेसिक पे काम करेंगे, और करंट पे हम थोड़े दिनों बाद काम करेंगे। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपसे स्टेटमेंट बनेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। आपसे लगभग 12 अगर क्वेश्चन आए हैं तो 9 से 10 आपके आराम से सही होने वाले हैं। आप बस पेशेंस रखिए, समय के साथ सब कुछ हो जाएगा। आप अपना धैर्य बस बनाए रखिए। तो दोस्तों, और कल एक क्वेश्चन में बहुत विवाद हुआ, ठीक है दोस्तों। मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसमें क्या है कि दोनों कथन जो है गलत हैं। एक भाई साहब बहुत नाराज़ हो गए थे इसमें, लेकिन ठीक है, ये सामान्य बात है, इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं थी। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। मैंने इसका आंसर बी दे दिया था, इसका आंसर डी है। तो आप इसमें सुधार कर लीजिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं 2014 के पीवाईक्यूज़ का। सबसे पहला क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। हम इस पे ज़्यादा देखो, फैक्चुअल क्वेश्चन में हमको ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना है, ठीक है। ये फैक्ट है, ये रट लेना है। और मैं आपको शॉर्ट नोट्स में बाकायदा ये बता दूंगा कि कौन सा फैक्ट रटना है और कौन सा नहीं, उसमें मैं सब लिख दूंगा। आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति, ये प्राक्कलन समिति, ये अब हम सब जानते हैं। इसमें हमको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 30 मेंबर होते हैं जो कि केवल और केवल लोकसभा से आते हैं, ठीक है। और ये बाकी का मैंने दे दिया है कि मतलब लोक लेखा समिति में 23 मेंबर होते हैं जो कि सीएजी की सहायक होती है। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होती हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में 23 मेंबर होते हैं, ठीक है। और इसमें केवल केवल लोकसभा में होते हैं, और बाकी जो 2 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं। इन तीनों की प्रकृति जो है स्थायी होती है, और इनका कार्यकाल तीनों का 1 वर्ष होता है। और इनका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो फैक्चुअल के जैसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा हम इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये भी फैक्चुअल है। एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची है जिसमें दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। तो ये हम सब जानते हैं, ये बेसिक स्टडी 10वीं अनुसूची है। ये 10वीं अनुसूची में ये शुद्ध रट्टे वाला सवाल है। इसमें क्या ही, अब इसमें आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। अब यहाँ पर कुछ रट लिए हैं तो थोड़ा बहुत और रट लीजिए कि 52वें संविधान संशोधन से दल बदल विरोध अधिनियम आया, ठीक है। और इसी के माध्यम से 10th अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल विरोध अधिनियम से संबंधित प्रावधान है। और इसमें जो है संशोधन 91वें संविधान संशोधन 2003 हुआ। इसमें क्या हुआ वो हम बाद में देखेंगे। और एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, की हो तो हो लोहनवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो दल बदल अधिनियम के तहत जो अध्यक्ष निर्णय लेते हैं वह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अध्यक्ष के जो निर्णय है वो न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। जो मतलब कि दल बदल विरोध अधिनियम से संबंधित जो निर्णय लेते हैं, वो सारे निर्णय नहीं, केवल दल बदल विरोध अधिनियम से संबंधित जो निर्णय लेते हैं वो न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। इसका मतलब जो है, जो कोर्ट है वो अध्यक्ष के निर्णय की जांच कर सकता है कि उसने जो है किसी संसद सदस्य के अयोग्यता का निर्णय लिया है, उसकी जांच को कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फैक्चुअल है।
भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो ये अब हम सब जानते हैं, DPSP आर्टिकल 51, इसको रट लेना है आर्टिकल 51। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विवेकाधीन शक्तियाँ पूछ रहा है। विवेकाधीन शक्तियों का मतलब ये होता है कि जहाँ पर राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, जहाँ पर राज्यपाल जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। तो राज्यपाल को क्या है, कुछ संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियाँ हैं और कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। बिल्कुल, ये संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति है। इसके तहत क्या होता है कि अगर राज्य की सरकार जो है, राज्य सरकार जो है संवैधानिक उपबंधों के अधीन ना चले तो राज्यपाल क्या करता है, इसकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन उस राज्य पर लगा देता है। इसको हम संवैधानिक भाषा में जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता बोलते हैं और सामान्य भाषा में इसको राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब राष्ट्रपति शासन हम डिटेल में देखेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि ये रिपोर्ट भेजने के लिए राज्यपाल जो है किसी मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है इसमें। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि मंत्रियों की नियुक्ति करना। तो दोस्तों मंत्रियों की नियुक्ति करने में ये इसकी विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं हैं। इसके लिए हम आर्टिकल 164 देखेंगे। इसमें क्या लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट कह रहा है कि जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अगर सलाह पर करेगा तो क्या इसकी विवेकाधीन शक्ति हुई? ये विवेकाधीन शक्ति नहीं हुई। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट के गलत होते ही अब हम मतलब ऑप्शन देखेंगे कि मतलब हमारा आंसर निकल रहा है कि नहीं इन दो स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट कट, सी कट, डी कट, हमारा आंसर आ गया बी। इसका मतलब हमको आगे के स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपना टाइम सेव करना है और वो हम इन दो स्टेटमेंट से हमने आंसर दे दिया। बाकी हमको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है अगर हमको 100% पता है कि इनमें से ये गलत है ये सही है। तो आगे भी देख लेते हैं क्या है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। बिल्कुल, ये आर्टिकल 200 में लिखा है। वीटो पावर है इसकी, मतलब राज्यपाल की वीटो पावर है। जो भी मतलब बाकी की जो 3 वीटो पावर हैं वो राष्ट्रपति के समान ही है। इसके पास एक एक्स्ट्रा वीटो है कि ये किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, उसके बाद पूरी कहानी जो है हम बाद में देखेंगे। तो ये मतलब, और इसमें जो है मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला स्टेटमेंट देखिए, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। दोस्तों नियम बनाने का काम जो है ये मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। तो इसका आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंधित, ये 2014 के PYQ है। तो 2014 में क्या हुआ था आप सबको पता है कि जो नीति आयोग है वो बना था, योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बना था उसके स्थान पर। 2015 में बना था लेकिन घोषणा जो है 2014 में ही कर दी गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है वित्त आयोग योजना से संबंधित है कि वित्त आयोग योजना से संबंधित नहीं है। ये वित्त आयोग जो है ये कर विभाजन से संबंधित है, कर विभाजन से संबंधित मामले देखता है। और जैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट गलत किया तो हमारा आंसर वैसे ही निकल आया। तो हमको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस हमको जितना नॉलेज है हमको उसको अप्लाई करके आना चाहिए, तो हमारे क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो गया, हमको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 और 5 संसद बिल्कुल, इसका मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये, और ये बाकी के 3 जो है गलत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं। मतलब मंत्रिमंडल सचिवालय के कौन से कार्य हैं। इसमें लिखा है कि पहला स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। बिल्कुल, ये मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। सेकंड स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, ये भी मंत्रिमंडल सचिवालय का काम है। अगला है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। दोस्तों वित्तीय संसाधनों का आवंटन मंत्रालयों को ये तो बजट में होता है और बजट तैयार करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि मंत्रिमंडल सचिवालय वित्तीय संसाधनों का आवंटन थोड़ी ना करेगा मंत्रालयों को, ये तो बजट से आएगा। ठीक है, इसका मतलब तीसरा गलत हो गया, मतलब बी और डी गलत है, हमारा आंसर आ गया सी। अब